अस्सलाम वालेकुम नादरीन, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आज किसी नए टॉपिक के साथ, नए अज़म, नए वलवले के साथ। तो कोशिश मेरी होगी कि आपको कोई नई नई चीज़ें जो है ना वो पता चलें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इल्म हासिल हो कानून के बारे में। और आप भी, जो भी आपके ज़हनों में कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो वो पूछा करें, ताकि हम उसके रिलेटेड जो है ना फिर इस चीज़ को आगे लेके चलें। तो आज सबसे पहले चलते हैं आज क्वेश्चंस की तरफ। जो आज क्वेश्चन दोस्तों ने पूछे हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या पूछा है। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या एक टॉपिक जो उसके बाद देखेंगे कौन सा शुरू करना है। तो आज एक दोस्त ने, भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है पिछले दिनों, जो कि बहुत ज़्यादा आम हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले जो चीज़ आम हुई है ना, जो अखबारों में और इधर वो टीवी पे और ये जो फेसबुक वगैरह, ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इस पे जो चीज़ आम हुई है वो ये हुई है कि अगर कोई औरत अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा नहीं लेती तो उसकी औलाद हिस्सा मांगने की हकदार ना है। ये चीज़ जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के खाते में डाल दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया है कि अगर कोई औरत अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा नहीं लेती तो उसकी औलाद जो है ना वो हिस्सा मांगने की हकदार ना होगी। तो ये एक दोस्त ने, उनका कोई केस है इस तरह का, कोई विरासत का चल रहा है, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है। तो मैंने उनको बताया कि ये ऐसा नहीं है। हर केस के अपने अपने फैक्ट्स, अपने अपने उसके जो है ना कॉर्नर्स होते हैं, अपने अपने उसका सारा प्रपोजिशन होती है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात है ना, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वो एक्चुअली केस ये था कि वो किसी बंदे ने अपने बेटों को जो है ना वो प्रॉपर्टी हिबा कर दी थी, और वो उन लोगों की बहनों ने अपनी ज़िंदगी में उसको चैलेंज नहीं किया था। हालांकि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड प्रूव हो गई कि उनको पता था कि उनके बाप ने भाइयों को हिबा कर दिया हुआ है, तो इसके बावजूद उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। तो अब आगे उनकी औलाद जो है ना, उनकी औलाद या आगे उनकी भी औलाद, आगे दूसरी तीसरी नस्ल आगे कैसे उसको चैलेंज कर सकती है। तो ये वो केस डिफरेंट है, बजाय इसके कि आप कहेंगे अगर बहन एक विरासत से हिस्सा नहीं मांगती तो उसकी औलाद हिस्सा ही नहीं मांग सकती। ऐसा कुछ नहीं है। विरासत की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि विरासत चैलेंज करने की या विरासत हासिल करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसी वक्त भी कोर्ट में जा सकते हैं कि ये मेरी विरासत बनती है, ये मुझे दी जाए, दादा की तरफ से बनती है, नाना की तरफ से बनती है, जिस तरफ से भी बनती है वो मुझे दी जाए। तो उसके बाद फिर जो है ना वो आप उसके बारे में केस कर सकते हैं और अपनी विरासत क्लेम कर सकते हैं। विरासत की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये थी कि जो वो जिस भाई को मैंने बताया था कि वो डिवोर्स जो है ना वो कानून के मुताबिक, आज सुबह ही मैंने बताया था कि डिवोर्स जो है ना वो कानून के मुताबिक एक वक्त में आप एक डिवोर्स भेज सकते हैं, तीनों इकट्ठी ना भेजें। क्योंकि जो नोटिस आपने भेजना है यूनियन काउंसिल को, अगर आप एक भेजते हैं तो उसके बाद वो यूनियन काउंसिल अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, और 90 डेज गुजर जाते हैं, इद्दत गुजर जाती है। तो वो औरत जो है ना, वो खातून जो है ना, वो शादी किसी और जगह पे कर सकती है। उसका इद्दत पीरियड ख़त्म हो जाता है तो डिवोर्स मौसर हो जाती है, तलाक मौसरी का सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, भले एक डिवोर्स हुई हो। लेकिन अगर वो दोबारा रजू करना चाहते हैं, अगर इद्दत गुजर गई तो फिर तो निकाह करना पड़ेगा। अगर इद्दत नहीं गुजरी तो दौरान इद्दत वो आपस में सुलह कर सकते हैं। तो इसी तरह दूसरे नोटिस के बाद भी यही सूरत हाल है। लेकिन तीसरे नोटिस के बाद जो है ना वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर जो है ना वो डिवोर्स मौसर होनी है और उसका जो है ना वो सर्टिफिकेट आपने हासिल करना है, और फिर या तो फिर कोई नेचुरली किसी और जगह पे उसकी शादी हो, फिर उसको डिवोर्स हो, या वो बेवा हो और फिर वो वापस उसी खामन की तरफ आए, तो फिर वो दोबारा उसके साथ अक़द सानी जो है ना वो निकाह दोबारा कर सकती है। अदरवाइज़ वो जो है ना वो ये नहीं हो सकता कि उसकी कोई सुलह हो जाए या कोई ऐसा सिचुएशन हो। तो ये आज दो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो इसके अलावा अगर और भी किसी दोस्त के कोई ज़हन में हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो सामने है, वो आप लोगों के पास है, मेरे फेसबुक पेज पे भी लिखा हुआ है। तो आप यानी कि किसी वक्त भी कोई मैसेज कर सकते हैं।
अब ये टुन टुन होती रहती है बार बार, तो फिर वो मुझे देखने पड़ते हैं। अब ये एक भाई ने ये लिखा हुआ है कि वालिद साहब ने मुश्तरका जायदाद से 6 मरले मकान के लिए ज़मीन हिबा की। तमीरात के दौरान शरीक खाता मालिक के साथ तनाज़ा पैदा हुआ और तकसीम का मुकदमा दायर किया गया, जो कि सिविल कोर्ट ने डिग्री किया। मुखालिफ पार्टी ने अपील की कि मुद्दई जो है ना वो बाकी जायदाद में खाता शरीक है, इसलिए जुज़वी तकसीम एपलेट कोर्ट ने जो है ना वो मंजूर कर ली, उसकी अपील मंजूर कर ली और डिग्री खारिज कर दी। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है ना वो LR 135 लैंड एवेन्यू एक्ट सेक्शन 135 का हवाला देकर डिग्री तकसीम बहाल कर दी, और साथ में एपलेट कोर्ट ने जिस जजमेंट का हवाला दिया उसका केस से कोई तल्लक नहीं है। अब मुखालिफ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। बराए मेहरबानी कोई ऐसी जजमेंट बताएं कि वालिद साहब की तरफ से हिबा की गई ज़मीन काबिल तकसीम है। क्या सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी की उम्मीद है या नहीं? भाईजान ये इनका नाम है मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, बात असल में ये है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे भी जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जिस वक्त आप कोई क्वेश्चन करते हैं ना, ये लॉ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ना, आप पहले एक चीज़ नोट करें कि इसके लिए प्रेपोजिशन पूरी दिया करें, यानी कि केस पूरा मुझे स्टडी करने के लिए दिया करें। उसके बाद मैं आपको कोई गाइड कर सकता हूँ कि इसमें क्या गलत हुआ है, क्या दुरुस्त हुआ है। अब आपने 4 लाइनें लिख दी हैं, केस आपका सिविल कोर्ट से शुरू हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन आपने उसको 4 लाइनों में एक वो दरिया को पूजे में बंद कर दिया है, जो कि एक मुनासिब चीज़ नहीं है। इस तरीके से मैं आपको ना तो कोई जजमेंट दे सकता हूँ, तो ना मैं कोई मशवरा दे सकता हूँ कि इसके ये आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो है ना वो सिविल कोर्ट ने डिग्री की, सेशन कोर्ट ने आपको उसको सेटिसाइड कर दिया, ख़त्म कर दी, हाई कोर्ट ने फिर डिग्री बहाल कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट डिग्री रखती है, बहाल करती है। ये अब मैं कैसे अभी बता सकता हूँ या आपको कैसे ऐसी जजमेंट दे सकता हूँ कि जिसमें ये सारा कुछ है, जब मुझे केस के ABC का ही नहीं पता। तो इसलिए मोहतरम आप मुझे व्हाट्सअप भी कर दें वो केस के, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो वो व्हाट्सअप कर दें, तो उसके बाद फिर जो है ना वो उसको देख लेंगे। तो ये जनाब एक और दोस्त हैं जो जिन्होंने मैसेज किया हुआ है, ये मैंने अभी देखा नहीं है, तो इन्होंने मैसेज किया हुआ है जनाब के किधर गया, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये इन्होंने मैसेज किया हुआ है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, ये इनका केस जो है ना ये सियालकोट में ही चल रहा है। ये इन्होंने बताया जी केस मेरा सियालकोट में चल रहा है। इनका केस ये है कि इनकी फूफो के साथ जो है ना इन्होंने फूफो को हिस्सा दे दिया था, और इनके वालिद साहब ने फूफो से कोई इंतकाल वगैरह भी करवा लिया था, पैसे दे दिए थे, इंतकाल करवा लिया था। और अब उनके फूफो के बेटों ने जो है ना वो इंतकाल चैलेंज कर दिया कि ये इन्होंने पटवारी अमला के साथ मिल के जो है ना वो इंतकाल करवाया हुआ है। तो मैं आपको आप लोगों को एक चीज़ जो है ना, ये अभी आप अगर कोई सुन रहे हैं कोई जिनके साथ इस किस्म का कोई मसला है, कोई इंतकाल या हिबे का इंतकाल या कोई इस किस्म का कोई इंतकाल का मसला है, तो वो ये सुने पहले, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इंतकाल जो है ना जिस वक्त चैलेंज होता है ना, उस वक्त चैलेंज करने वाले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो जिसके हक में इंतकाल हुआ वो उसके ऊपर होता है। अब जिस बंदे ने इंतकाल करवाया है ना, वो अब प्रूव करेगा कि ये इंतकाल दुरुस्त हुआ है। देखिए, इसीलिए मैं जब भी कोई मुझसे मशवरा लेता है मैं उसे कहता हूँ कि आप रजिस्ट्री करवाएं, रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री जो है ना उसका वो एक सॉलिड प्रूफ होता है, वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, और वो मलकियत का जो है ना ओनरशिप का एक सॉलिड प्रूफ है। तो इसलिए रजिस्ट्री करवाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप भले थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाएं, वो इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन रजिस्ट्री करवानी जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है। अब उन्होंने इंतकाल करवाया उन्होंने 2002 में बता रहे हैं कि 2002 में इंतकाल करवाया। अब आके फूफो के बेटों ने जो है ना वो चैलेंज कर दिया। अब फूफो के बेटों ने जो शहादत देनी है ना, जो एविडेंस देनी है, वो सिंपल उन्होंने देनी है कि ये इंतकाल गलत हुआ है। अब इंतकाल प्रूव आपने करना है, आपने अपने तलबीदा गवाहान को बुलाना है, आपने पटवारी को बुलाना है, आपने तहसीलदार को बुलाना है,
आपने महल्ले के अहले महल्ला के जो लोग हैं उनको बुलाना है। इसके अलावा आपने जो इंतकाल में गवाह मौजूद है उनको बुलाना है। आपने उस इंतकाल को प्रूव करना है कि ये दुरुस्त हुआ है। उन्होंने तो सिंपल आके कह दिया कि हमने ये साइन अंगूठे किए ही नहीं, हमारी वालदा ने, उनका तो ये स्टांस मुकम्मल हो गया, लेकिन आपने इसको प्रूव करना है। इसलिए नेक्स्ट टाइम के लिए आप ये ज़हन में रखें कि जिस वक्त भी आप किसी से कोई प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट लेते हैं या कोई परचेज़ करते हैं या कोई किसी भी तरीके से आप ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करते हैं, तो उसको जो है ना वो रजिस्टर्ड सेल डीड करवाया करें, रजिस्टर्ड करवाया करें। अगर गिफ्ट डीड भी करनी है तो वो भी जो है ना वो गिफ्ट डीड भी अगर करनी है तो वो भी रजिस्टर्ड करवाएं, वो भी यानी कि उस तरीके से उसको जो इंतकाल ना करवाएं, रजिस्टर्ड सेल डीड रजिस्ट्री करवाएं। मैं इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज जो है ना एक वीडियो अपलोड करूँगा या कोई लाइव सेशन करूँगा जिसमें आपको रजिस्ट्री के बेनिफिट्स और इंतकाल के जो है ना वो नुकसान आपको बताऊँगा। इंतकाल के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। जिस वक्त रजिस्ट्री हो जाती है ना तो रजिस्ट्री का इंतकाल ऑटोमेटिकली हो जाता है, या आप खुद उसकी टेस्टेड कॉपी ले जाके पटवारी से उसका इंतकाल करवा लेते हैं। देखिए हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना हमारे मुल्क का, ख़ास तौर पे वो इतना करप्ट है, ऑन एयर मैं कह रहा हूँ कि इतना करप्ट है कि उससे अल्लाह की पनाह है, और जितने उसमें 2 नंबरियाँ हैं वो कुछ सोच भी नहीं सकता। इसलिए आप फिर अगर उनके ऊपर डिपेंड करेंगे जाके, अब इंतकाल का एक प्रोसीजर है प्रॉपर। वैसे तो मेरी वीडियो भी मेरे फेसबुक पेज पे भी है, यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ कि इंतकाल का एक प्रोसीजर है। उसके लिए बाकायदा आपको गवाहान और जो इलाके का जो नंबरदार है उसको साथ लेके, और जो इंतकाल जो दे रहा है वो, जो ले रहा है वो, 2 गवाह सारे मौजूद हों, और उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट हो कि ये इस बंदे ने इसको दे दिया जगह। उसके बाद फिर उसके टैक्सेस वगैरह पूरे जमा हों, उसकी फ़ीसें जमा हों, उसके बाद फिर उनके साइन अंगूठे हों, उनकी तस्वीरें लगें, और उसके बाद वो बाकायदा तस्दीक हो तहसीलदार के पास, और तहसीलदार भी बयान ले एक दफ़ा उनके, उसके बाद वो इंतकाल की कार्रवाई मुकम्मल होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ अगर रजिस्टर्ड सेल डीड रजिस्टर्ड होती है ना तो वो उसके लिए वो इसलिए सही प्रॉपर हो रही है कि वहाँ पे कंप्यूटर आ गया है, उधर नादरा ने वो उधर उनको एक्सेस दे दी है, और वो उधर वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है, थम्स की भी, तस्वीरों की भी, ID कार्ड की भी। तो इसलिए रजिस्टर्ड सेल डीड को ज़्यादा सुपीरियरिटी जो है ना वो मिल गई हुई है। अदरवाइज़ इंतकाल जो है ना, इंतकाल करवाते वक्त तो आपने किसी चीज़ को वेरीफाई नहीं करना, वो पटवारी ने तो आपको कहना ठीक है जी आप पैसे दो तो जाओ। तो वो इसलिए इंतकाल के ऊपर आप डिपेंड ना किया करें। भले कहीं कोई ज़रूरी ज़मीन है, भले कोई शहरी ज़मीन है, किसी किस्म की भी कोई ज़मीन है, आप उसको रजिस्टर्ड सेल डीड करवाया करें। या अगर आप समझते हैं कि सेल डीड नहीं हो सकती, उसका कोई प्रॉपर मलकियत का डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास कोई स्टाम्प वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप रजिस्टर्ड सेल डीड, तो उसको कोर्ट डिग्री ले लें या कोर्ट में उसके बयान करवा लें एटलीस्ट। यानी कि आप सिक्योर तो हो ना एटलीस्ट, यानी कि आप जो परचेज़ कर रहे हैं उसका बयान ये ज़रूर करवाएंगे। अगर कल को मेरे हिस्से से निकल गई या मेरी मलकियत से ये किसी वजह से निकल गई या कोई आपका नुक्से मलकियत हुआ, तो ये आप इतने पैसे या इसके ऊपर जितना प्रॉफिट बनता है उस रेशो के हिसाब से वो आप मुझे वापस करेंगे, तो वो बंदा फिर बाउंड हो जाएगा कि मैंने इसको सही चीज़ देनी है। इसलिए इंतकाल के ऊपर डिपेंड ना किया करें। तो ये जो भाई मुझसे पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, उनको मेरा ये मशवरा है कि अब आप अपने जो है ना वकील साहब से बात करें, और अपने तलबीदा गवाहान में अपने पटवारी भाई और वो जो तहसीलदार भाई हैं उनको भी बुलाएं, अपने इलाके के जो उस वक्त के जो मौजूद थे गवाह उनको भी बुलाएं, और शहादत जो है ना वो ठोक के करवाएं। अब फिर आप इसको प्रूव कर सकते हैं, वरना ये जो एक दफ़ा चैलेंज हो जाए इंतकाल, तो फिर उसके लिए जो है ना वो बड़े मसले मसाइल होते हैं। और फिर ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, और फिर ये एक औरत का मसला है, तो औरत के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट वैसे ही, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वैसे ही जो है ना उनके बेशुमार केस मौजूद हैं कि अगर औरत अनपढ़ है और नाखवानदा है, यानी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, पर्दा नशीन है, या कोई मजहबी घरेलू औरत है, तो उसकी प्रॉपर्टी या तो उसका भाई उसमें गवाह हो, या बेटा गवाह हो, या शोहर गवाह हो, तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है ना वो उसका जो ट्रांजैक्शन है वो काबिल अमल होगी। अदरवाइज तो उसकी ट्रांजैक्शन ही काबिल अमल नहीं है। तो इसलिए आप इसको आप ज़रा उस तरीके से हैंडल करें जिस तरीके से किया जा सकता है, या तो आप फिर उनके साथ मिल बैठ के, कोई वो आखिर रिश्तेदारियाँ आपके, मेरा तो वैसे यही मशवरा होता है हर एक को कि आप घर में बैठ के आपस में मिल बैठ के जो है ना इस मसले को हल कर लें, थोड़ा सा ले दे लें। दुनिया है, दुनिया इधर ही रह जानी है, अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा, और आपका ज़मीर और दिल दोनों चीज़ें मुतमईन होंगी, वो भी अपने घर में खुश होंगे।
तो अभी हम चलते हैं आज के जो है ना वो, अब क्वेश्चंस तो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं जितने मुझे आए हुए थे, तो अभी फिर टून हुई है लेकिन नहीं। तो अभी जो है ना वो आपको हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज का जो टॉपिक था ना वो मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने सिविल सूट जो है ना, सिविल सूट उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना है कि सिविल सूट जो है ना वो क्या होता है, किस तरह फाइल किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरीके से वो आगे प्रोसीड होता है। तो और उसकी प्रोसीडिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बातें आती हैं और क्या क्या उसके सलूशन हैं। तो सिविल सूट जो है ना ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कई दफ़ा कि ये एक तो डेक्लेरेटरी सूट होता है, एक इंजंक्शन का सूट होता है, इसके अलावा मनी सूट्स होते हैं, कोई पैसे लेने के लिए या कोई नादरा के खिलाफ हो, वो भी डेक्लेरेटरी सूट में आता है। तो हम जो है ना अभी जिक्र करेंगे जो हुक्म इम्तनाई का, यानी कि जो स्टे का जो केस होता है ना, जो स्टे का केस होता है वो वाला। इसमें एक तो आपने प्लेट तैयार करना होता है ना, जो मेरे वकील भाई हैं मोहतरम, जो जूनियर हैं, वो भी शायद अगर सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड इसको सुन लेंगे तो वो भी समझ जाएंगे, कुछ उनके लिए भी अच्छा होगा कि एक तो इसमें जो है ना आपने प्लेंट तैयार करना है। प्लेंट में आपने पहले अपना एज अ मुदई प्लेंटिफ अपना नाम लिखना है, उसके बाद वर्सेस यानी कि बनाम वो जो डिफेंडेंट है जिनके अगेंस्ट आपने स्टे वगैरह लेना है उनका नाम लिखना है। इसके बाद आपने वो दावा हुक्म इम्तनाई दुआमी अमरी व तकीदी या जो भी जिस तरीके से आपने वो करना है वो लिखना है। उसके बाद सारे फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स के बाद वो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन और कोर्ट फीस वगैरह ये सिंपल हैं, ये जो क्लासेज हैं कोई भी आप फॉर्मेट तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऐसा जितना मुश्किल नहीं है। तो वो आपने लिख के साथ एक स्टे एप्लीकेशन लिखनी है। स्टे एप्लीकेशन लिख के स्टे एप्लीकेशन के साथ आपने एफिडेविट लगाना है, लगा के आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं, तो आपने ये केस फाइल कर देना है। आपने पहली तारीख पे फाइल करना है, तो उसके बाद पहली तारीख पे ही आपके कौंसल ने, आपके वकील साहब ने आर्गूमेंट्स करने हैं और जज साहब ने जो है ना पहली तारीख पे आपको स्टे ऑर्डर जारी कर देना है, जो कि जिसको कहते हैं कि एड इंटरम इंजंक्शन, यानी कि आर्जी हुक्म इम्तनाई। आर्जी हुक्म इम्तनाई जो है ना वो ये होता है कि आपने जिस प्रॉपर्टी की बाबत केस किया है ना, उस प्रॉपर्टी को कोई और बंदा जो जिसके खिलाफ आपने किया है वो सेल ना कर सके, वो उसको फर्दर एलियनेट ना कर सके या उसके ऊपर कोई बिल्डिंग ना बना सके, या जिस तरीके का आपने जो रिलीफ क्लेम किया है ना उस तरीके का आपको जो है ना वो एड इंटरम मिलेगा, यानी कि पहले 15 दिन के लिए, 14-15 दिन के लिए, या अगर कोर्ट उसमें मेंशन कर देती है कि ये 15 दिन के बाद विकेट हो जाएगा अगर एक्सटेंड नहीं हुआ, तो फिर आपने 15 दिन के बाद उसकी एक्सटेंशन जो है ना वो जज साहब से कहना है कि एक्सटेंशन कर दें, क्योंकि वो जज साहब को ये होता है, कोर्ट को ये होता है कि 15 दिन के बाद दूसरी पार्टी आ जाएगी, और जिस वक्त अगर आ जाती है तो फिर वो जो है ना वो एक्सटेंड ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर वो नहीं आती तो फिर कोर्ट को जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और कोर्ट नेक्स्ट ऑर्डर में उसको जो है ना वो एक्सटेंशन मेंशन कर देती है कि ये एक्सटेंड हो गया। इसके बाद उस स्टे ऑर्डर को आपने अंदराज करवाना है उसका, वो एक सेपरेट चीज़ है। मैं अभी प्लेंट की तरफ ही जाऊंगा कि प्लेंट के आगे वो सूट के क्या प्रोसेस हैं कि उसमें आपने फिर नोटिस रख देने हैं। अब 3 दफ़ा जो है ना वो कोर्ट नोटिस भेजती है, उसके बाद एक दफ़ा उसकी रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेजती है, फिर एक चस्पानगी होती है। ये 5-6 प्रोसेस हैं उसको डिफेंडेंट को बुलाने के लिए, यानी कि जो मुद्दा लाया है या मुद्दा लाया आप पता नहीं समझते हैं कि नहीं, लेकिन जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ आपने केस किया उसको कोर्ट में बुलाने के लिए जो है ना 3-4-5 प्रोसेस हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि पहली तारीख पे आप उसको नोटिस भी भिजवाएं, बदरिया तमील एजेंसी नोटिस भिजवाएं और एक नोटिस की कापी उसको बदरिया रजिस्टर्ड पोस्ट वो भी भेज दें, और कोशिश करें कि एक नोटिस की कापी आप टीसीएस भी उसको कर दें, और टीसीएस की जो है ना वो रिपोर्ट भी आप प्रिंट निकलवा लें कि उसको रिसीव हो गई है। इसके अलावा एक नोटिस जो है ना वो उसकी तस्वीर लेके आप उसको व्हाट्सअप भी कर दें, और वो अगर नीला टिक आ जाता है ना तो उसकी भी प्रिंटिंग वगैरह ले लें, ताकि कोर्ट को आपकी जो है ना वो तरीक़ें बचेंगी। यहाँ पे मैंने केस देखे हैं जो साल 2-2 साल सिर्फ तलबी में चलते रहते हैं कि वो बंदे ही पूरे नहीं हो रहे, बंदा आ ही नहीं रहा, तो तलबी में चलते रहते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहली डेट पे एक तो नोटिस भिजवाएं और दूसरा जो है ना उसको बदरिया रजिस्टर्ड एडी पोस्ट जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट ड्यू पोस्ट जो है ना वो उसको पोस्ट करें, और टीसीएस भी करें, और बदरिया जो है ना वो व्हाट्सअप भी उसको जो है ना वो करें। उसके बाद फिर कोर्ट जो है ना वो
एज्यूम करेगी कि उसको उसकी तमील हो चुकी है, वो नहीं आ रहा, जानबूझ के नहीं आ रहा, तो फिर अखबार इश्तिहार हो जाएगा, यानी कि आपकी 2-3 डेट्स बच जाएंगी। आपका केस जो है ना वो जल्दी प्रोसीडिंग में जाएगा, और उस बंदे को भी पता होगा कि मेरे खिलाफ यानी कि इतना इसने स्ट्रिक्टली जो है वो तलबी की है, तो अब मुझे पेश होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट डेट पे हम एज्यूम करते हैं कि बंदा एक दो साइडें हो जाएंगी ना, एक तो पेश होता है, एक नहीं होता। अगर तो पेश हो गया फिर क्या होगा, अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा। अगर पेश हो गया, हम सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि पेश हो गया, अब उसको कोर्ट ने टाइम देना है कि तुम जवाब दावा दो, और जवाब दावे के साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के, और जो स्टे एप्लीकेशन प्लेंटिफ ने साथ लगाई हुई है उसका भी जवाब तैयार करके जो है ना वो केस का फाइल करो। जब कोर्ट उसको ये ऑर्डर करेगी तो वो नेक्स्ट डेट तक जो है ना, ये 30 डेज का टाइम होता है, जवाब दावा का टाइम 30 डेज का बाई लॉ जो है ना उसको मिलता है। अब अगर वो पहले दे दे तो उसकी मर्जी है, अगर बाद में लेट करे तो वो कोई ऐसी रीज़न बता दे कोर्ट को, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है। अगर यानी कि वो कह दे कि मैं बीमार था या कोई इस किस्म की कोई रीज़न कोई लेके, या कोई वकील साहब अपना कोई हाई कोर्ट का कोई लेटर वगैरह दे के, जो अगर किसी ने डिले करना है तो फिर तो टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन जो अगर आपने उसको स्पीडी करना है तो आपने फिर चढ़ाई करनी है, आपने कहना है कि नहीं इसी डेट पे इन्हें कहें जवाब दें, तो वो जिस वक्त जवाब देंगे, एक दफ़ा जवाब आ जाएगा तो फिर कोर्ट जो है ना उसको स्टे एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए आर्गूमेंट्स में रख लेगी। अब जो स्टे एप्लीकेशन आपने लगाई हुई है उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, आपके कौंसल के भी होंगे और उनके कौंसल के भी होंगे। वो आर्गूमेंट्स के बाद कोर्ट या तो उसको रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी। अब अगर एक्सेप्ट करेगी तो वो स्टे जो है ना वो जब तक केस चलेगा तब तक वो स्टे एप्लीकेबल होगा, और अगर कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है तो फिर स्टे मैटर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी केस जो है ना वो आपका जो है ना वो चलता रहेगा। अब अगर आपका केस ही सिर्फ स्टेक है तो फिर बाकी केस तो आपको फ़ायदा नहीं देगा चलाने का, क्योंकि स्टे आपका खारिज हो गया है, तो बाकी आप अब 2-3 साल चलाएं, उसके बाद फिर वो केस भी खारिज हो जाए तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप केस को वापस ले लेंगे, या केस जो है ना वो उठा के ख़त्म कर लेंगे, या अदम पैरवी खारिज करवा के तो फिर नया केस कर लेंगे उसी लाइन्स पे, या थोड़ा चेंज करके, या कोई और, यानी कि वो जितने भी टैक्टिक्स होते हैं वो कला के पास, वो कला भाइयों के पास, वो फिर यूज़ करेंगे और उस तरीके से जो है ना वो दोबारा केस फाइल कर लेंगे। लेकिन अब हम एज्यूम करते हैं कि वो स्टे आपका कन्फर्म हो गया, तो उसके साथ फिर कोर्ट जो है ना वो इश्यूज़ फ्रेम करेगी। इश्यूज़ का मतलब ये होता है, उसको उर्दू में तनकीहात बोलते हैं। इश्यूज़ का मतलब ये है कि अब इन दोनों पार्टियों के दरमियान कंट्रोवर्सी कौन सी रह गई है, इन दोनों पार्टियों के दरमियान किस चीज़ को डिसाइड होना है, किस मैटर को डिसाइड होना है, और क्या क्वेश्चन ऐसा है जो कोर्ट ने डिसाइड करना है, राइट्स इनके कौन कौन से हैं जो कंक्लूड करने हैं कोर्ट ने। ये चीज़ सारी कोर्ट ने जो है ना वो उधर तनकीहात वज़ा करेगी, और साथ सबसे नीचे वाली लाइन पे, कोर्ट के ऑर्डर के नीचे वाली लाइन पे लिखा होगा कि अब पार्टीज़ को डायरेक्शन दी जाती है, हदायत की जाती है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी अपनी फहरिस्त गवाहान जो है ना वो कोर्ट में जमा करवाएं। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। ये जिस वक्त आपकी तनकीहात वज़ा होती हैं, आपने उस वक्त 7 दिन के अंदर अंदर वो फहरिस्त गवाहान जमा करवानी है, क्योंकि इसके बारे में ना बड़े केसलात भी मौजूद हैं। ये बाद में अगर ये डिले हो जाए तो बाद में फिर फहरिस्त गवाहान जमा नहीं हो सकती, और जो तलबीदा गवाहान है ना, तलबीदा गवाहान, उनका सिर्फ नुकसान होता है। बाकी प्राइवेट गवाहान तो बंदा बगैर फहरिस्त गवाहान के भी करवा सकता है ना, वो तो जितने भी कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हों वो कोर्ट उनका जो है ना वो बयान रिकॉर्ड कर लेती है, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बारे में लॉ भी क्लियर है, केसलात भी मौजूद हैं कि अगर वो कोर्ट के अंदर कोई शहादत, कोई गवाह किसी पार्टी के मौजूद है और वो करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। जब वो प्राइवेट गवाह आप लेके आना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। लेकिन जो तलबीदा गवाह होते हैं ना, जिनको कोर्ट विटनेस जिनको बोलते हैं, जिनको कोर्ट ने बदरिया नोटिस बुलाना होता है, उसके लिए बड़ा मसला होता है। वो फिर अगर आपने फहरिस्त गवाह जमा नहीं करवाई तो फिर आप तलबीदा गवाह नहीं बुला सकते। तो कोई भी, मेरी नज़र में कोई केस ऐसा नहीं होता जिसमें तलबीदा गवाह ना हो। तलबीदा गवाह बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कोई स्टाम्प की बुनियाद पे केस आपने किया हुआ तो स्टाम्प का जो सब्सक्राइबर होता है, यानी कि जो राइटर होता है जिसने स्टाम्प लिखा हुआ है, और वो जिसने स्टाम्प इशू किया हुआ है, स्टाम्प वसीका नवीस जो भी स्टाम्प फरोश, वो सारे तलबीदा गवाह होते हैं। और उसके बाद जिसने टेस्ट किया है, कोई नोटरी पब्लिक वाला है या कोई ओथ कमिश्नर है जिसने टेस्ट किया है,
वो सारे जो है ना वो तलबीदा गवाह होते हैं, उनको बजरिया कोर्ट जो है ना, कोर्ट विटनेस कोर्ट समन करके जो है ना वो बुलाया जाता है, और वो बड़े ज़रूरी गवाह होते हैं आपके। तो इसलिए वो विद इन 7 डेज़ आपने जो है ना वो फरिस्त गवाह रखनी है। और उसके बाद टाइम आ जाता है शहादत का। आपने जो विटनेस की लिस्ट जमा करवाई है, प्लेंटिफ ने जो जमा करवाई है, पहले प्लेंटिफ की शहादत होगी, ज़बानी शहादत होगी, उसके बाद फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होगा। क्रॉस एग्जामिन का मतलब है जिरा, मुखालफ पार्टी का वकील जो है ना वो आपके ऊपर जिरा करेगा, और जिरा के दौरान वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा। जिरा का स्कोप बहुत वसी होता है। वैसे तो असूली तौर पे जो आपने प्लेट में लिखा है, जो आपकी प्लीडिंग है वो, और जो आपने बयान अल्फी दिया है, जो आपने यानी कि अपना इन चीफ करवाया, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, लिखवाया वहाँ पे, उनके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जाना चाहिए। लेकिन जिरा का स्कोप चूँकि हमने सच उगलवाना होता है, क्योंकि हम ये समझ रहे होते हैं कि ये जो गवाही दे रहा है बंदा ये झूठ बोल रहा है और इसने फलां जगह पे झूठ बोला है, हमने वो सच निकलवाना होता है। इसलिए वो जिरा का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, और हम घुमा फिरा के जो है ना वो क्वेश्चन लेके आते हैं, और उसमें जो है ना वो उसमें से सच निकलवाते हैं। तो ये जिरा का एक सेशन होता है। उसके बाद फिर प्लेंटिफ के ऊपर जब जिरा हो जाती है उसके गवाहों के ऊपर, तो फिर उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी होती है। डॉक्यूमेंट्स जितने भी उसने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो उसने इनसार किया हुआ है, डिपेंडेंसी है उसकी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा। और उसके बाद फिर डिफेंडेंट की जो है ना वो एविडेंस आ जाएगी। फिर डिफेंडेंट के जो गवाह हैं, जो फरिस्त गवाह उसने जमा करवाई हुई है, वो गवाहान अपने लेके आएगा। और उसके भी अगर कोई तलबीदा गवाहान है तो वो भी आएंगे। फिर आपका जो कौंसल साहब हैं, आपके वकील साहब हैं, वो उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करेंगे। फिर उसकी जो है ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगी। उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाद फिर क्लोज हो जाएगा। फिर फाइनल आर्गूमेंट आपके वकील साहब करेंगे और डिफेंडेंट के वकील साहब करेंगे, और कोर्ट उसको डिसाइड कर देगी। ये टोटल 8 या 10 जो है ना, ये 8-10 डेट्स का जो है ना वो काम होता है, प्रोसीडिंग, टोटल प्रोसीडिंग। लेकिन ये 10-10 साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि आप विजिलेंट नहीं होते। अगर पार्टी विजिलेंट हो और हर तारीख पे पहुंचे, मेरा ये तजर्बा है, तो फिर केस बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। और अपने वकील के साथ इन कॉन्टेक्ट रहे और उससे पूछती रहे कि आज क्या बना है, आज क्या काम है, आज हमने क्या काम करना है। क्योंकि इस सारी प्रोसीडिंग के दरमियान कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। मसलन किसी की डेथ हो गई है तो उसका जो है मरम्मा दावा आना है। इसके अलावा अगर कोई पार्टी कोई नई रेद हो गई है, मसलन आपने किसी प्रॉपर्टी के बारे में केस किया है, तो उसने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उसने जो है ना वो प्रॉपर्टी आगे सेल कर दी है, तो जिसने खरीदी है उसको भी आपने फरीक बनाना है। तो फिर आपने 110 देनी है। 110 एप्लीकेशन अंडर 110 जो है ना वो किसी को फरीक बनाने के लिए दी जाती है। उसके ऊपर एक अलहदा से वो एक वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो 110 आ जाती है, फिर उसका जवाब आता है। तो ये एप्लीकेशन भी साथ साथ डिसाइड होनी है। फिर ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन डिसाइड होती हैं तो उसमें कोई यानी कि उसके कोई किसी जिसके अगेंस्ट फैसला होगा वो अपील में चला जाएगा या निगरानी में चला जाएगा, फिर उस पर भी टाइम लगता है। इसके अलावा फिर अगर आपको जल्दी है तो आप फिर डायरेक्शन में चले जाते हैं कि आप सेशन कोर्ट से डायरेक्शन ले लें या हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले लें। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स जो है ना ये साथ साथ चलती हैं। लेकिन ये अगर आप विजिलेंट हैं, आप अपना काम जल्दी करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको इन कॉन्टैक्ट विद लायर, अपने वकील के साथ इन कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। और सुबह कोर्ट टाइम के ऊपर आपको कोर्ट में अटेंडेंस आपकी लाजमी होनी चाहिए, ताकि कोर्ट को पता हो कि आप भी यहाँ बैठे हुए हैं और आपने आज इसको आगे प्रोसीड करवाना ही करवाना है। तो फिर कोर्ट दूसरी पार्टी के ऊपर वो प्रेशराइज भी करती है उनको, और डेट्स भी शॉर्ट करती है। तो ये आज का जो है ना वो इतना, यानी कि आज काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन आज मैंने वो आपको सिविल सूट के बारे में या सूट के बारे में कि सूट की क्या प्रोसीडिंग है और उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं, उसमें क्या क्या करना होता है, ये सारा आपको बताया है। तो इसके अलावा बाकी क्वेश्चन वगैरह सारे आज के रिप्लाई हो गए हैं। तो जाते हुए एक यानी कि आपसे बात करनी थी कि अपने मुल्क के जो हालात हैं इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमें कोई अच्छे नेक हुक्मरान अता करे। जो कि जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप देखें कि अब जो अमेरिका के, जो यूएसए के साबका जितने भी सदर गुजरे हैं, उनमें से मैं चंद एक का नाम लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो सीनियर और बुश जूनियर, उसके बाद सदर क्लिंटन, बिल क्लिंटन और सदर बराक ओबामा, ये 4 सदर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने 2-2
दो दफ़ा दो टेन्योर गुजारे हैं, यानी कि 8-8 साल इन्होंने अमेरिका पे हुकूमत की है। और अमेरिका जैसा मुल्क जो कि दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क है, ताकतवर तरीन रियासत है, और आपको पता है कि ये जो चारों सदर हैं ये किस हालत में है। सदर बुश सीनियर जब उसकी डेथ हुई थी तो उसको सिर्फ पेंशन मिलती थी और पेंशन के ऊपर वो गुजारा करता था, और उसके अलावा उसके पास कोई असासा नहीं था। सदर जो अब आप देखें बराक ओबामा जो कितना स्ट्रॉन्ग सदर था, कितना मजबूत यानी कि सदर था अमेरिका का, लेकिन अभी वो जो है ना वो कहीं लेक्चर देता है और उसकी बीवी जो है ना वो किसी जगह पे जॉब करती है और लोकल ट्रेन पे जाती है और किराए के घर में रहते हैं। तो ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं। अगर यही लोग पाकिस्तान में होते तो इनकी अरबों की जायदादें होती, इनके बच्चों के पास लग्जरी गाड़ियाँ होती। तो खैर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी कोई ऐसा बेवकूफ़ दे दे जो कौम की खातर, मुल्क की खातर काम करे और अपने पेट की तरफ ना देखे, अपनी जेबें ना भरे। तो हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह जो है ना ये सोने की चिड़िया है और ये बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हाफ़िज़।